जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत में स्वागत है। तो आज फंडामेंटल अधिकार 32 को देखेंगे। मौलिक अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो समझ पाए आप किस अनुच्छेद से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। ओके, यानी जिस व्यक्ति के अधिकार पर मौलिक अधिकार होगा, अगर हनन होगी तो इसको कौन होगा, जा सकता है कहां पर में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को आत्मा बताए थे। क्या बताए थे? आत्मा। यानी इसी में कौची है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर हमें प्रताड़ित किया गया है तो उस कंडीशन में हमें क्या है कि इसको आत्मा के रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर खत्म हो जाती है या हनन होती है तो उस कंडीशन में उसकी रक्षा कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। ये डायरेक्ट जा सकती है। ओके, तो 32 अनुच्छेद को हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के देखेंगे। और देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या कहता है कि मौलिक अधिकार यानी सभी व्यक्ति को मौलिक अधिकार है जीने की स्वतंत्रता यानी क्या है, सभी व्यक्ति को जीने की अधिकार 32 का ए में कहता है, जिसमें सभी व्यक्ति को जीने की अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को हनन हुआ यानी मौलिक अधिकार के हनन हुआ तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। मौलिक अधिकार मतलब मेरी जीने की अधिकार, मुझे उससे कोई वंचित नहीं करेगा। अगर मुझे वैसा करता हुआ अगर कोई व्यक्ति किया जाता है तो उसके आधार पर हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार क्या है। अब देखिए 32 का 2 क्लॉज क्या कहता है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल अधिकार 32 का 2 क्या क्लॉज कहता है कि इसमें आदेश देता है यानी रीट जारी करने की शक्ति है। यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या है? रीट जारी करने की उसके पास पावर है। यानी 5 तरीके से हमारे भारत में कुछ होता है, रीट जारी कर। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि 5 प्रकार के हमारे पास में रीट जारी करता है। इसको क्या होगा उसके आगे तो में पहले इस क्लॉज को हम लोग सीख लेते हैं। तो रीट जारी कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ओके, नहीं रीट जारी कौन? सुप्रीम कोर्ट। ओके, मिस्टेक हो गई थी, ये समझिए कि क्या है। और 32 का 3 में क्या है? 32 का 3 क्लॉज क्या कहता है कि संसद शक्ति है कि कानून विधि गारंटी देगा। यानी लगता है कि संसद को सुप्रीम कोर्ट यानी पावर का पृथककरण यानी पावर का शक्तिकरण का विभाजन करना, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम हाई कोर्ट का भी ये पावर दे सकता है उसके अधिक। ये फंडामेंटल अधिकार गारंटी देता है। कौन बना सकता है कानून? कौन बना सकता है? कोर्ट बना सकते। कौन? कोर्ट बना के किसको देगी? ये संसद बना के की पावर हाई कोर्ट का भी रहेगा। तो समझ में कि संसद कानून बनाने की अनुमति है। अब देखिए कि हमारे में क्लॉज क्या क्या है कि 32 का 4 क्लॉज क्या है? निर्बंधन मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी आपको उसमें लगता स्ट्रक्चर है चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर अनुच्छेद 32 को आप सब में संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अगर उसमें ऐसा चीज है तो जोड़ने की, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जब बुक को पढ़ते हैं तो हम एनालिसिस कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि निर्बंधन यानी किसी भी कीमत पर भारत की नागरिक को यह समाप्त मौलिक अधिकार नहीं किया जाता। यानी जीने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के पास में समाप्त नहीं की जा सकती है। तो मेरी बात को समझ में आया कि फंडामेंटल अधिकार क्या है और कितना नहीं। कितना मिनट हुआ बाबू? हाँ, छोड़ दीजिए। तो देखिए अभी क्या है कि रीट जारी करने की शक्ति कहां से ली गई, तो बस पूछेगा कि रीट कहां से जारी किया जाता है, तो कितना प्रकार के रीट जारी किया जाता है। कमेंट में बताएंगे कि कितना प्रकार के भारत में रीट जारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के रूप में है। यानी अब देख सकते हैं कि रीट जारी कहां से ली गई है?
ब्रिटेन से ली गई है। रीट जारी करने की कौन सा देश से ली गई है, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और आपको सामने कहां से रीट जारी करने की कौन सा देश है, तो ब्रिटेन के से है। अब देखिए कि रीट कितना प्रकार के होता है, तो रीट कितना प्रकार के होता है, 5 प्रकार के। कितना होता है, 5 प्रकार। अब देखिए भाई 5 प्रकार में क्या होगा कि बंदी प्रतिक्षण, यानी बंदी किसी को व्यक्ति बना दे। जब देखते हैं आपके थाना में ये बंदी प्रतिक्षण का मतलब समझ जाइएगा, यही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि बंदी प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिक्षण, हाँ यही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नागरिक को जब पुलिस अरेस्ट करती है, मान के चलिए कि आपके गांव में अरेस्ट कर ली और पुलिस जाके कहां पर में, मजिस्ट्रेट के पास में उसको उपस्थिति नहीं करवाए, तो कितना हुआ, 24 घंटा के अंदर में उसको कोची करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करवाए। अब थाना फिल्मा में देखते हैं 24 घंटा 48 घंटा करके रख देता है, तो किस लिए, तो 24 घंटा के बाद में कोई भी पुलिस को उसको कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर उस स्थिति पर नहीं किया तो बंदी आपको बनाया कि नहीं है, तो उसके आधार पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अनुसार और 226 के अनुसार कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये संवैधानिक है, ये ले भी सकता है, न भी ले सकता है, यानी दोनों के पास में आपको चूज है कि आप जा सकते हैं। लेकिन शरीर को प्रस्तुत करो, यानी बंदी प्रतिक्षण का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटा के बाद में किसी व्यक्ति के पास में गिरफ्तार की गई है और उसके बाद में भी पुलिस मनमानी तरीके से गिरफ्तारी कर रही है, तो आपके पास कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 26 के 226 के अनुसार से, आर्टिकल 32 के अनुसार से यहाँ पर जा सकते हैं। और मनमानी गिरफ्तारी और कैद के रखेगा, जैसे में एडीएम जमलपुर में 1973 में केस आया था और उसमें बंदीकरण बनाया गया, तो उस कंडीशन में आप कहा गया था सुप्रीम कोर्ट कि आप जाके उसको कोची करिए, प्रस्तुत मेरे सामने करवाइए। और आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद को इमरजेंसी आपातकाल में भी समाप्त नहीं की जा सकती है। जमलपुर में तो यही हुआ ना, किसी व्यक्ति को निजता का हनन हुआ, किसी व्यक्ति को एडीएम ने गिरफ्तार किया, लेकिन प्रस्तुत नहीं कहां पर करवाया, मजिस्ट्रेट के पास में नहीं करवाए। उसके खिलाफ में क्या होगा कि संविधान के 19 और 20 के छोड़कर ये सभी को आपातकाल में समाप्त कर सकता है, लेकिन जीने के अधिकार, गिरफ्तारी से यानी पूछने की अधिकार इसमें होता है। और इसमें निजता का मामला, देखिए हम लोग संविधान के अनुच्छेद रीट जारी करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट और को देख रहे थे। ओके, तो उसमें हम लोग बंदी प्रतिक्षण का मतलब देख लिए थे कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाएगा तो उसके खिलाफ न्यायालय में आप गुहार लगाने के लिए जा सकते हैं। वहां तक ले निजी व्यक्ति के भी अगर कोई कैद कर लिया तो उसके आधार पर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए कि हमारे पास में परमादेश रीट कौन जारी कर देता है, यानी कौन जारी कर सकता है कि परमादेश, यानी परमादेश हाई कोर्ट में भी कर सकता है। यानी मतलब क्या हुआ कि जब कोई डीएम या एसपी, देखते हैं आजकल के फटकार तुरंत लगा देती है, कहां पर में, कार्यालय में। तो कार्यालय में क्यों फटकार लगाया जाता है, ताकि उस काम के, देखते हैं डीएम को बुला के सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले हाई कोर्ट में थर थर कांपने लगता है जब उसकी बुलावट है। यानी परमादेश जारी करने की अधिकार किसके है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, दोनों को पावर है। जब कोई सरकारी पद पर आप डीएम बन गए और उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप पर कौन होगा, परमादेश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। आप देखिएगा हाई कोर्ट के, आप लाइव देखिए तब पता चलेगा कि क्या मतलब इसका होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर कितना होता है। तो समझ में आ गया कि कर्तव्य का पूरा इनकार कर दिया, यानी नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति। मान के चलिए कि कोई डीएम हो गया, मान के चलिए एक जिला के डीएम, आपको लग गया घमंड कि हम बहुत बड़े डीएम हो गए, उस कंडीशन में अपना कोई काम कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो परमादेश कोई व्यक्ति जाके
जारी करवा देगा ना तो आप पर कुछ होगा फटकार, यानी कर्तव्य, यानी आपका कर्तव्य क्या है कि दूसरों को, व्यक्ति को लाभ पहुंचाए। समझ में आ गया? भक्षक नहीं बनना है। जब आप अपने पद पर हैं तो सही निर्वाह का कर्तव्य करें। तो समझ में आ गया कि कर्तव्य का मतलब क्या होगा कि अपने पद पर सभी व्यक्ति को सम्मानित रूप में देखा जाए और सभी के लिए विधि का शासन, लॉ का मेंटेनेंस करना डीएम का काम होता है। अगर इसमें विफल हो जाती है तो डीएम पर क्यों होगा? परमादेश, रिट जारी कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकती है। निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं। मान के चलिए कि हम पर परमादेश कोई जारी करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। क्यों नहीं कर? क्योंकि मेरा कोचिंग है, बंद कर सकते हैं। लेकिन सरकारी व्यक्ति के लिए परमादेश जारी होगा, लेकिन निजी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाएगा। तो मेरी बात को समझ में आ गया ना कि क्या है कि तो राष्ट्रपति के खिलाफ आप परमादेश नहीं जारी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति क्यों काम नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के आपके में नहीं करवा सकते कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं काम किया? मेरी बात को समझ में आ रहा? यानी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के आप परमादेश नहीं करके ये पर साइन क्यों नहीं किया? समझ में आ गया? इसका अपवाद में दिया गया है। तो मेरी बात को समझिए कि गलत न्याय, तो इसको समझिए कि परमादेश का मतलब दूसरा क्लॉज में क्या दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि परमादेश का मतलब क्या होता है, यानी कर्तव्य का पूरा इनकार कर देगा तो उसको कुछ होगा परमादेश। ये किसके लिए? सरकारी व्यक्ति के लिए लागू किया जाता है, जबकि गैर कानूनी के लिए नहीं होता है, यानी निजी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए तीसरा में क्या है, प्रतिषेधन अर्ध न्याय। ये इसका मतलब क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका मतलब कि ये दोनों को प्रतिक्षण, उत्पीड़न, ये दोनों को चीज से संबंधित है, न्यायालय से, यानी अधीनस्थ न्यायालय दूसरे मतलब निचला अदालत को गाइडलाइन जारी कर सकता है। तो ये गलत न्याय को रोकता है। यानी मान के चलिए कि आपका कोर्ट है कि हाई कोर्ट यानी निचला अदालत, जिला कोर्ट है आपका, और उसने में आपका निर्णय को दिया, यानी कोर्ट के मान्य मर्यादा से बिल्कुल अलग करके निर्णय दे दिया, तो उस पर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी मेरा कर्तव्य है वो जिस पद पर उतने न कर सकते भाई, उससे कहां से ज्यादा जा सकते हैं? तो जितना पावर होगा उतने नहीं, पावर के ज्यादा उपयोग करेगा तो ये कौन होगा? प्रति अर्ध न्याय बढ़े और गलत रोकेगा और न्याय के बाहर होगा। यानी न्याय के आप बाहर कर रहे हैं, यानी न्याय के, यानी शक्ति के ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, यानी शक्ति आपका जितना है उतने तक उपयोग करिए, उसके अलावा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप पर कोची होगा और पीछे। तो ये समझ में आ गया। उत्पीड़न रीट क्या होता है? ये निर्णय दे दिया गया रोकता है, यानी कोई व्यक्ति को निचले अदालत दे दिया निर्णय कि तुमको फांसी की सजा हो गया, हालांकि देने की तो सब प्रावधान है, लेकिन निर्णय तो दे दिया, लेकिन रोकेगा कौन? हाईकोर्ट भी रोक सकता है, ऑटोमेटिक जा सकता है। तो ये कुछ होता है गलत निर्णयों को रोकता है। तो ये दोनों प्रतिक्षण ये समझ में आ गया। और एक अधिकार परीक्षण, अवैध रूप से किसी भी सार्वजनिक चीज पर धारण करते, यानी कोई माने कोई कब्जा कर लिया तो उसके बारे में रीट ये कौन जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो ये बात को समझने में आ गया कि 5 तरीके से हमारे पास में रीट जारी किया जा सकते हैं। इसको रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, वीडियो को 3-4 बार देखिएगा तब याद हो जाएगा। तो देखिएगा कितना मिनट अभी हो गया है, वीडियो में देखिएगा कितना मिनट हो गया है, 5 मिनट हो जाए। तो देखिए अनुच्छेद 32 और 226 को देखेंगे कि अंतर दोनों में क्या है। यानी 232 क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने की आजादी, और ये मौलिक अधिकार के 226 के अनुसार से। तो देश में पूरे यानी 32 जो मूल अधिकार का जब होगा तो पूरे देश में होगा। ये तो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार डिसीजन मौलिक अधिकार पर होगा तो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सीनियर कौन है? हमारे पास दिल्ली के हाई सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट को उसको बाध्यता होगा मानने के लिए, यानी सभी देश मतलब हमारे 28 राज्य को उसको मान्यता प्राप्त होगी। अगर 226 से अनुसार से तो यह क्या होगा कि 200 ये कहां पर में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कहां पर में जा सकते हैं? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं और इसके जो ऊपर राज्य के भीतर ही होगा, यानी हमारा राज्य या बिहार ही में केवल कानून, यानी कि झारखंड में ही होगा, यानी राज्य के भीतर ही काम होगा। ओके, यानी जो भी निर्णय होगा राज्य के भीतर। लॉ एंड मॉडल, जैसे शिक्षा में 65% अभी आरक्षण चल रही थी, नीतीश कुमार बनाए, तो उसमें केवल कहाँ पर हो जाएगा, भारत में ना होगा, मतलब बिहार में ना लागू, झारखंड में थोड़ी हो जाएगा, तो ये केवल बिहार के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो पूरे देश में लागू होगा। अब देखिए, मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपका मौलिक अधिकार 32 से है, समझ में आ गया। अनेक मामले में रीट जारी, यानी रीट जारी करने की केवल मौलिक अधिकार में कर सकता है, और ये हाई कोर्ट कौची कर सकता है, यानी अनेकों में कौची कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि ये इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के कम है और इसमें ज्यादा रीट जारी करने की, अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन ये मूल अधिकार में ही केवल आपका फंडामेंटल अधिकार पर भी रीट जारी किया जा सकता है, और यह रीट जारी से इनकार